तो और पूरा बस हो गया, इतना ही है कि और भी है, इसको कुछ ऐड करना चाहोगे? मैम एक बेंचमार्क सेट किया जाता है, सुनो अब सुनो, वो क्लियर बोल रहा है या जो उसको अचीव करेगा उसको हाई शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल एक बेंचमार्क है। जो भी एम्प्लॉय उस बेंचमार्क को टच करेगा या उसको क्रॉस कर लेगा, उसको हायर वेज रेट के हिसाब से, मैक्सिमम वेज रेट के हिसाब से सैलरी मिलेगा, और जो उसके नीचे रह जाएगा उसको मिनिमम वेज रेट के हिसाब से सैलरी मिलेगा। इसीलिए इसको डिफरेंशियल वेज सिस्टम का, डिफरेंशियल मतलब डिफरेंट। गेट अप, पानी पी के आ जाओ, तुम ये बोल रही हो, जाओ ना बाहर, नींद आ रही है ना, पानी पीने बोल रही हो, जाके आओ, तुम ही को बोल रही हो बीच में। क्या नाम है, क्या नाम है? या नहीं आ रही, ठीक है। डिफरेंशियल वेज, नहीं मुझे लगा ऐसे कि आपको नींद आ रही, इसलिए मैं बोली कि पानी पी के आ जाइए। डिफरेंशियल वेज सिस्टम का क्या मतलब होता है कि दो तरह का अलग अलग, लेकिन अलग अलग डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है किसी के बीच में, फेवरिज्म के बेसिस पर नहीं। तो एक बेंचमार्क है, बेंचमार्क को जो टच करता है या क्रॉस करता है उसको मैक्सिमम वेज रेट के हिसाब से, और जो उसके नीचे रह जाता है उसको मीन, इसीलिए इसको डिफरेंशियल वेज सिस्टम है। ये कहाँ था, ये कहाँ हमने इसको पढ़ा था? साइंटिफिक टेक्निक में, वेरी गुड, साइंटिफिक मैनेजमेंट है, FW टेलर के टेक्निक में ये पढ़ा था हमने, ठीक है। उसके बाद चलो हो गया, ऑलमोस्ट आप लोगों को पता है मैनेजमेंट क्या है, आप लोगों ने डेफिनेशंस तो लिखे ही हैं अपने पेपर में, मैंने देखा है। और अभी इतना नहीं हुआ, BBM और BCom का हुआ है, हाँ स्टार्ट किया है, यस थोड़ा टाइम लगेगा, यस मिलेगा जनवरी तक में शायद, PTM में होगा डिस्क्लोज। ठीक है चलो, यस बोलो, क्या बोलो? कब रखा जाए? चलो मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी कौन बता सकता है सिस्टमेटिक तरीके से? सिस्टमेटिक तरीके से आप जाइए, ऊपर से नीचे जाइए या नीचे से ऊपर जाइए, लेकिन सिस्टमेटिक तरीका होना चाहिए। जो पिरामिड है वो अपवर्ड है, ठीक है ना? बंद करो। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सोशल नीड्स। अच्छा रुको, ये बोल रहा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बाद सोशल नीड्स, गलत, तुम बोलो। कोई खड़े हो जाओ एक, तो मुझे पता चलेगा ये आंसर बोलना चाहता है, बोलिए। हाँ सेफ्टी, सोशल एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। वेरी गुड, ठीक है। फिजियोलॉजिकल सबसे पहले, बेसिक नीड्स दो नीड्स है, फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड सिक्योरिटी नीड्स। उसके ऊपर होता है तो हमारा सोशल नीड्स और सेल्फ स्टीम नीड्स, और सबसे ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ओके ठीक है, अब मास्लो थ्योरी के आगे बढ़ते हैं हम लोग। हर्ट्जबर्ग थ्योरी, हर्ट्जबर्ग थ्योरी में थोड़ा बस आप समझ लीजिए, नीचे से या कहीं से भी कोई एक, मैं पेन लाना भूल गई हूँ, ये इसको कोई ऑन करो ना तो तुम लोग देख सकते हो। एक मार्कर चाहिए, अगर है आपके पास या कहीं से ला सकते तो ले आइए। थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि एक जगह अटक जाते हैं लोग, एक जगह थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप अभी क्लियर कर लेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ऑन किया है क्या किसी ने? ठीक है, ये हो जाएगा फिर। चलो मैं आपको थोड़ा हर्ट्जबर्ग थ्योरी बताती हूँ, बैठ जाओ। इतना कुछ होता है ना कि मैं सच में भूल जाती हूँ कुछ कुछ। ठीक है, हर्ट्जबर्ग मोटिवेशन थ्योरी में शेयर किया हुआ, ये ऑलरेडी शेयर्ड है, ठीक है। हर्ट्जबर्ग मोटिवेशन थ्योरी में मैं बताती हूँ कि दो फैक्ट, इसका नाम क्या है? हर्ट्जबर्ग मोटिवेशन थ्योरी टू फैक्टर थ्योरी। क्या है ये? टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी में एक फैक्टर का नाम है, टू फैक्टर थ्योरी है जिसमें एक फैक्टर का नाम है हाइजीन फैक्टर। हाइजीन फैक्टर, ठीक है। हाइजीन फैक्टर को हम और क्या बोल सकते हैं? हाइजीन को ही हम बोलते हैं मेंटेनेंस
मेंटेनेंस फैक्टर, और इसी को हम बोलते हैं डिससैटिस्फायर। तीनों नाम इसी का है, ठीक है ना, हाइजीन फैक्टर, मेंटेनेंस फैक्टर और डिससैटिस्फायर। नाम के पीछे कुछ पर्पस है, ठीक है। ये वो कंपोनेंट्स हैं, ये वो फैक्टर्स हैं जो आपको एटलीस्ट आप मेंटेन रहे, यानी कि एटलीस्ट आप काम करने के लायक बने रहे, उसको मेंटेन करने के लिए जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और आपको सैलरी नहीं मिल रही है, तो कितने दिन टिकोगे? 1 महीना, 2 महीना, इस 3 महीने से तो अधिक नहीं काम कर पाओगे, राइट। तुम्हें लगेगा कि कब मिलेगा पता नहीं, मिलता है कि नहीं मिलता, मुफ्त में काम की जा रही, 10 तरह के प्रॉब्लम। तो सैलरी क्या है, एटलीस्ट आपसे आप यू आर नॉट वेरी मच हैप्पी आफ्टर गेटिंग सैलरी, है ना। शुरू में ऐसा लगता है कि सैलरी मिल गया, खूब खुश है, बाद में वो एक रूटीन हो जाता है आपके लिए कि आपने इतना काम किया है, आपके पहले कंप्लीट कर लूं मैं, फिर तुम बोलना। गिव एंड टेक है, राइट। गिव एंड टेक मतलब आपने काम किया और काम के बदले में आपको क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, कॉम्पनसेशन मिल रहा है, आपके काम का आपको कॉम्पनसेशन मिल रहा है। तो वो क्या हो गया, मेंटेनेंस फैक्टर है, ठीक है ना। आप उस लिए ही काम कर रहे, तो गिव एंड टेक है। आपको बहुत ज्यादा हैप्पीनेस जैसा कोई कंटेंट उसमें नहीं होता है, तो वो फैक्टर्स जो आपके लिए कंपलसरी है। दूसरा एग्जांपल और देते हैं, हमने आपको कोई एग्जांपल दिया था कि जब आप काम करते तो बहुत सारे रिसोर्सेज को यूज करते, जैसे मैंने आपको अपना सेल्फ का एग्जांपल दिया था कि प्रिंटर खराब होता था और मुझे ईओडी प्रिंट निकालना होता, तो मैं 2-4 दिन नहीं निकाली। ब्रांच मैनेजर ने पूछा क्यों नहीं निकाला, मैंने कहा प्रिंटर खराब है। जवाब क्या मिला कि ये तो सुनने के लिए आपको नहीं हायर किया है ना, ये बोलने के लिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है और आपने क्यों काम नहीं किया, ये सुनने के लिए कोई आपको सैलरी नहीं देता। क्यों सैलरी देता है, आप वो काम करिए। तो अगर प्रिंटर खराब है तो तुम जैसे भी करना, जितना भी हाथ पैर मारना अपने लेवल पे मारो, उसको ठीक कराओ, मुझे तो ईओडी रिपोर्ट से मतलब है। गॉट द पॉइंट। लेकिन आप क्या करते हो, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को यूटिलाइज करते हैं। अब सब दिन कुछ ना कुछ खराब है, तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, नीचे आ जाएगी, आप काम ठीक से नहीं कर पाएगा। तो जो वर्किंग कंडीशन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रिसोर्सेज है, उसका भी कहीं ना कहीं उचित रूप में वो मेंटेन रहे, जरूरी है, ताकि आप काम को कर सके। समझ में आ रहा है। तो ये जितने भी फैक्टर है, कॉम्पनसेशन मैंने बताया, सैलरी, ठीक है, सैलरी एटलीस्ट आपको मिलता रहेगा तो आप काम करते रहेंगे, राइट। जॉब सिक्योरिटी, जॉब अगर सिक्योरिटी है आपको, ठीक है, आपको पता है कि यहाँ से लोग जो यहाँ रिक्रूट हुए हैं मुझसे पहले मेरे बाद, वो लंबे समय तक यहाँ रहते हैं, बहुत जल्दी आना जाना नहीं है, तो आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहेगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन उस तरह का नहीं है जहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी लोग छोड़ करके चले जाते हैं, उनको निकाल दिया जाता है। समझ में आया। यहाँ पे सेंस ऑफ जॉब अगर ये ना रहे तो आप हमेशा फियर में रहेंगे, डर में रहेंगे, और आप कोई दूसरा काम कर सर्च करते रहेंगे साथ साथ, होता है ना। तो अगेन क्या है कि इससे भी आपको काम, ये अगर है तो आप काम कर सकते हैं, लेकिन अगर मैंने आपको जॉब सिक्योरिटी दे भी दी, तो भी जरूरी है कि आप मोटिवेटेड रहोगे, आप बहुत खुश रहोगे कि चलो मेरा जॉब तो यहाँ पे पक्का है, मुझे कोई निकालने का नहीं, एंड आई एम वेरी मोटिवेटेड, वेरी इलेटेड। ऐसा रहता है क्या, होगा क्या, नहीं। ठीक है, आप काम कर सकोगे, क्या क्या चीज है, सैलरी मिल रहा है, तुम काम कर रहे हो, जॉब सिक्योरिटी है, आपको कोई वरी नहीं है, आप काम कर सकते हैं। अगर ये ना रहे तो आप काम नहीं कर पाएंगे। गेटिंग द पॉइंट। फिर तीसरी बात है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज। ऑर्गेनाइजेशन के जो पॉलिसीज है, जो नियम है, जो कानून है, वो सबके लिए एक जैसे है, ठीक है। सबको एक जैसा रिवॉर्ड मिलता है, एक जैसा पनिशमेंट मिलता है, एक जैसे मिस्टेक के लिए, एक जैसे अच्छा काम करने के लिए, ठीक है ना। अवार्ड या रिवॉर्ड मिलेगा जब आप अच्छा करेंगे तब, पनिशमेंट मिलेगा जब आप कुछ बुरा करेंगे तब, लेकिन एक जैसा ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज है, उसी के अंदर सारे कवर्ड हैं। किसी 4 ग्रुप के लिए कुछ अलग नियम, किसी और 4 ग्रुप के लिए कुछ अलग नियम अगर रहेगा, तो वहां भी क्या करना होगा, काम करने में कठिनाई होगी, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, राइट। समझ में आ रहा ना, इसीलिए पॉलिसीज एक जैसे बनाए जाते हैं। तो ये सब अगर है वर्किंग कंडीशन, जो मैंने अभी बताया कि जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपको सहूलियत चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशन से आपको सपोर्ट चाहिए, वो अगर नहीं रहेगा तो आपको कठिनाई होगी। लेकिन है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप उठा करके घर ले जाइएगा, नहीं होता है ना वो। मान लो कि यहाँ का सिस्टम है, आपको यूज करने के लिए मिल रहा है, तो आपको सहूलियत हो रही है क्लास करने में, राइट। लेकिन वो नहीं मिलेगा तो काम नहीं कर पाओगे तुम। लेकिन अगर मिल भी जाता तो यू आर सो हैप्पी, आपको ले जाके घर तो नहीं जा रहे, मूवी तो नहीं देख रहे, कोई दूसरा काम तो नहीं कर रहे, आपके बच्चों से पढ़ तो नहीं रहे, आप क्या कर रहे, अपना काम बस कर रहे हैं। तो उससे बहुत हैप्पीनेस जैसा कुछ नहीं है, इट जस्ट कि आप अपना काम कर सकते हैं,
समझ में आया? Yes. आपको अपने काम करने में कठिनाई नहीं होगी। ये सारे फैक्टर्स आपको काम करने में सहूलियत देता है। समझ में आया? हेल्प करता है। लीडरशिप क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी, तुम्हारा जो बॉस है बिल्कुल कॉपरेट नहीं करता, कभी छुट्टी मांगने जाओ डांट के भगा देता है, राइट? कभी कुछ बोलने जाओ तो बोलता है अभी मेरे पास टाइम नहीं, अभी सुनूंगा नहीं। जब डांटने की बारी आती है तो सबसे पहले तुम्हें बुला करके डांट देता है। अब क्या होगा? बुरा लगेगा। ये भी जगह काम करने के लिए आपको सही नहीं लगेगा। आप किसी को बोलोगे, सीवी फॉरवर्ड करोगे वहीं से, भाई देखो मेरे लिए दूसरा काम है, जब तक नहीं मिलता मैं यहाँ पर झेल रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ ज्यादा दिन नहीं करना, यहाँ अजीब ही जगह है ये, ठीक है ना? तब बॉस कोऑपरेटिव है ना, वर्किंग कंडीशन कंजेनियल है ना, कोई ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी है। किसी को बोलते जहाँ पॉलिसी नहीं होती तुम लोग सुनोगे, जब ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो लोग बोलते ये बनिया का दुकान है, काइंड ऑफ, जहाँ पे कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होता है। लोग वैसे ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं, लेकिन उसको लोग बोलते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ये तो बस ऐसे ही चला रहा है, इसका जो मन करता है मालिक का वो नियम बन जाता है। गेटिंग द पॉइंट? यानी कोई पॉलिसी वेल डिफाइंड नहीं है, जैसे तैसे चला लेना, ठीक है ना? बस उनको अपना बेनिफिट होना चाहिए, बाकी जैसे भी चल रहा है कोई नियम नहीं है। तो ये सब चीजें क्या है? हाइजीन फैक्टर है। इनको हमने कहा हाइजीन, मेंटेनेंस और डिससेटिस्फायर। डिससेटिस्फायर मतलब जो आपको डिससेटिस्फाइड होने से रोकता है। अगर ये सारी चीजें नहीं रहेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नो, ठीक है ना? आप डिससेटिस्फाइड हो जाइएगा अगर ये सारी चीजें ना रहे तो। ये सारी चीजें अगर ऑर्गेनाइजेशन में है तो एटलीस्ट तुम क्या होगे? डिससेटिस्फाइड नहीं रहोगे। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया मैंने क्या बोला? अभी जो मैंने आपको ये 5-6 फैक्टर्स के बारे में बताए और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, अगर ये चीजें नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में तो यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म योर ड्यूटी, राइट? लेकिन ये है तो आप डिससेटिस्फाइड नहीं होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कह रही हूं मैं कि ये है तो आप सेटिस्फाइड रहोगे, ये है तो आप मोटिवेटेड रहोगे, ये है तो आप हैप्पीनेस आपको फील होगा वहां पे काम करने का। या जॉब सिक्योरिटी एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए रहता है। जॉब सिक्योरिटी जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एक टाइम पीरियड पे रहता है। नहीं, जॉब सिक्योरिटी हर जो जॉब होता है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं होता है कि आपको इतने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट, और इवन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे भी है। परफॉर्मेंस नहीं हो सकता है मैम, किसी अदर कंट्री में परफॉर्मेंस पे भी तो डिपेंड करता है। ये सरकारी जॉब जैसे तुम बोलो, नहीं तुम बोलो, मैं सुन रही हूं। एक्चुअली परफॉर्मेंस पे भी तो डिपेंड करता है कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा बिल्कुल, ये हर जगह होगा, परफॉर्मेंस पे आपकी जॉब सिक्योरिटी रहेगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमेशा आपको लगता रहेगा, उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से आपको लगेगा कि यहाँ लोग लंबे समय तक काम करते हैं या छोड़ कर चले जाते हैं, राइट? तो अगर वैसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ जो बिल्कुल आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं दे रहा, इवन विदाउट एनी रीजन, जहाँ पे आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, जहाँ सब कुछ अच्छा है, जहाँ पे कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई रिसेशन टाइम नहीं आया, लेकिन आपका जॉब खतरे में आ सकता है, ठीक है? मैंने कहा ना, जहाँ पे कोई नियम कानून नहीं, क्यों वो रख रहे हैं और क्यों वो निकाल रहे हैं उनको खुद भी नहीं पता, गुस्सा आ गया निकाल दिया, किसी और को रख दिया। मैंने जहाँ पे बोला कि जहाँ कोई कल्चर नहीं होता, वैसे ऑर्गेनाइजेशन में लोग बोलते हैं प्रैक्टिकली उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग कि ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये बनिया की दुकान है। मतलब कि यहाँ पे कोई एक यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं, एवरीथिंग डिपेंड अपॉन द मूड ऑफ द बॉस, ऐसे होता है। या प्रॉब्लम हो सकता है जॉब सिक्योरिटी का किसी अदर कंट्री में, किसी के लिए भी हो सकता है, या किसी आंसर नहीं दूं, बोलो तुम ही बोलो। किसी अदर कंट्री में जैसे अफगानिस्तान में बात चल रहा है तो वहां भी गया तो करना पसंद करेंगे नहीं करेंगे, ये तो आपकी चॉइस है ना, ये तो आपकी चॉइस है कि आप वहां जाना चाहोगे कि नहीं जाना चाहोगे। मैं आपकी चॉइस की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो आप छोड़ भी सकते हो ना, तुम्हें रोका किसने काम को छोड़ने से? काम अगर कर रहे हो तो एटलीस्ट ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए। अब समझ में आ रहा यार? ये भी कोई डाउट है? नहीं ना? अगर ये सारी सुविधाएं नहीं है तो क्या होगा? आप डिससेटिस्फाई हो जाइएगा। टू फैक्टर थोड़ी है, तो उसमें एक फैक्टर हो गया हाइजीन और सेकंड फैक्टर क्या? थोड़ा वेट नहीं कर सकते? ठीक है ना, मैं उस पे जाऊंगी बिल्कुल। अभी पहले एक फैक्टर को तो समझ लो, समझ ले अब, ठीक है? इफ दीज फैक्टर्स आर नॉट देयर तो क्या होगा? आप डीमोटिवेटेड हो जाइएगा, डिससेटिस्फाई हो जाइएगा। हाइजीन और मेंटेनेंस पॉजिटिव एस्पेक्ट को ध्यान रखते हुए देखा गया कि हाइजीन यानी हाइजीनिक कंडीशन है, आप वहां पे सर्वाइव कर सकते हो। मेंटेनेंस यानी आपको एटलीस्ट वो मेंटेन करके रखेगा ताकि आप चल सको। मैं बताती हूँ, अगर आपको 5000 चाहिए
पूरा महीना चलाने के लिए आपके फादर आपको 5000 भेज देता, दैट मीन्स मेंटेनेंस फैक्टर, ठीक है ना, आप मेंटेन कर लोगे अपने आप का, अपना मंथली खर्चा उसमें निकाल लोगे। लेकिन अगर वो 7000 भेजते हैं तो आप बहुत कंफर्ट, बहुत लग्जरी के साथ रह रहे हो। समझ में आया? ये जो 2000 एक्स्ट्रा है वो यहाँ नहीं है, ठीक है, यानी कि तुम्हारा काम चलेगा, ऐसा नहीं तुम्हारा काम रुक जाएगा। लेकिन तुम चाहोगे कि हम पार्टी करते रहे पूरे महीने पर, वो नहीं हो पाएगा। समझ में आया? अब इस तरीके से समझो। तो इफ दीज फैक्टर्स आर देयर, आप मेंटेन हो, आपका काम चल रहा है, बट इट्स नॉट गिव्स यू गारंटी ऑफ बीइंग इलेक्टेड, हैप्पी और बहुत ज्यादा आपको मोटिवेशन फील हो रहा है, इसकी गारंटी ये फैक्टर नहीं देता है। यानी इसके बिना काम इम्पॉसिबल, राइट? इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए, यानी अगर घटिया ऑर्गेनाइजेशन है तो कम से कम ये होता है। समझ में आया? इन शॉर्ट कि अगर बहुत ही खराब ऑर्गेनाइजेशन है तो भी कम से कम इतना तो जरूर होगा, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन चल पाएगा, वहां के लोग वहां पे काम कर पाएंगे, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा। क्लियर? सुपरविजन भी है लास्ट में, जो मैंने लीडरशिप को खराब ऑर्गेनाइजेशन है मैम, ये वो तो ये भी कर सकता है मैम, बहुत सारा अपना पॉलिटिक्स, कार लोन, होम लोन करके एम्प्लॉयज को रख सकता है। खराब ऑर्गेनाइजेशन रखता है, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन रखता है अपने एम्प्लॉयज को ये भी हो सकता है नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। जो अच्छे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, वो नॉर्मली एक रिटेंशन के तौर पे ये काम करते हैं कि अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को सब्सिडाइज रेट पे लोन वगैरह देते हैं ताकि वो लंबे समय तक काम करे, क्योंकि उनको होल्ड करके रखना होता है। कोई खराबी नहीं होता, एम्प्लॉयज का अपना पर्सनल रीजन भी होता है छोड़ने का ना, ग्रोथ, ठीक है ना। मान लो तुम बहुत अच्छे एम्प्लॉय हो, तो तुमको IIM से उठाया पीएनजी ने, राइट? तो पीएनजी IIM के स्टूडेंट को और भी कोई तो चाह रहा होगा ना कि हमारे यहाँ आ जाए, राइट? तो उसको मान लो बहुत अच्छा पैकेज दे रहा, सब कुछ दे रहा, तो उससे वो और आधा उसका डबल ऑफर कर देगा, तो आप जाएंगे ना दूसरी कंपनी में? आप नहीं जाएंगे, ठीक है, इसलिए वो आपको देता है। समझ में आ जाए? ये घटिया ऑर्गेनाइजेशन तुमको एक फुटी कौड़ी नहीं देता है, तुम जाओ 10 आ जाएंगे, क्योंकि बेरोजगारी बहुत है हमारे यहाँ, राइट? एक जाते हैं दो, क्योंकि उनका अपना कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, राइट? तो उनको फर्क नहीं पड़ता कितने जा रहे हैं कितने आ रहे हैं, वो किसी और को रख लेंगे। उनको ये पता है कि हमको एम्प्लॉय तो मिल ही जाने, ठीक है ना। देख लो वो अपना बोल रहा है कि हर एक महीना। तो ये सारे घटिया ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब जिनका कोई पॉलिसीज नहीं होता, वैसे ऑर्गेनाइजेशन में कोई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं होते हैं, तो वैसे जगह पे भी आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो एम्प्लॉय काम ही नहीं करेंगे। इसीलिए दीज फैक्टर्स आर मैंडेटरी। ये क्या है? एकदम अति आवश्यक फैक्टर्स है। ये नहीं रहेगा तो आपस में बात कर लो। अभी हो गया? डन? ठीक है, समझा दिया उसने तुम्हें, मैं बाद में पूछूंगी क्या समझाया। ये फैक्टर्स अगर नहीं रहे तो काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये मेंटेनेंस फैक्टर है, इसीलिए ये हाइजीन फैक्टर, और इसीलिए इसको डिससेटिस्फायर बोला, क्योंकि अगर इसको रिमूव कर देंगे तो पीपल डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे। लेकिन ये है तो सेटिस्फाइड नहीं है। ये क्लियर है? ये बैलेंस वाली कंडीशन है, ठीक है ना? BOE, राइट? ब्रेक इवन पॉइंट, ओके। ब्रेक इवन पॉइंट जिसको बोलते हैं ना, वो ब्रेक इवन पॉइंट है जहां पे मेंटेन है, ना फायदा ना नुकसान, जितना इन्वेस्ट किया था उतना रिटर्न हो रहा है। काइंड ऑफ कंडीशन में बोल रही हूँ, काइंड ऑफ। अब ये सब तुम लिखना मत पेपर में, ये सब बस मैं आपको समझा रही हूँ कि ये कौन सी कंडीशन जहाँ पे आप रह सकते हो, जो रहने लायक जगह है, उसके लिए ये सारे कंडीशंस हैं। अगर ये नहीं रहेगा तो रहना मुश्किल हो जाएगा, राइट? ठीक है, अब दूसरे फैक्टर पे आते हैं। यहाँ तक तो समझ में आया? अब देयर आर सम फैक्टर्स। गवर्नमेंट भी हो सकता है ना? क्या गवर्नमेंट? कोई कंपनी है तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट बहुत अच्छा है, मतलब जो चारों पट्टी का वातावरण शीशा सा लगा हुआ, हाँ, शीशा सा लगा, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वो आ गया, सब उसी में आ गया। देखो मैंने कहा ना कि आपको लैपटॉप मिल रहा है आपका क्लास करने के लिए, तो ये तुम्हारे काम को करने में सहूलियत है। लेकिन अगर ये इससे तुमको कोई हैप्पीनेस नहीं मिली, तुम्हें सुविधा मिल रहा है कि तुम अपना काम कर लोगे, ये तुम्हें दे दे जब कंपनी, ठीक है ना, तुम ये तुम्हारा हुआ, अब तुम रहो या तुम जाओ, ये तुम्हारा हो गया, तब वो हैप्पीनेस हुआ, राइट? क्योंकि उसमें तुमको अपने लिए मिल रहा है, समझ लो। तब तक तो काम ही करेगा ना, ऑफिस का ही काम करेगा ना। शुरू में मैं जब ऑर्गेनाइजेशन में थी तो सबको ब्लैकबेरी मोबाइल, उस जमाने में एंड्रॉइड का इतना फैशन नहीं था, ठीक है, तो ब्लैकबेरी मोबाइल मिलता था मैनेजर्स को, तो लोग बहुत खुश होते थे, ब्लैकबेरी मोबाइल मिला, ऑफिस की तरफ से मोबाइल मिला। जो भी थोड़े लगता था कि हम इतने
स्टेटस वाले लोग हैं कि ऑफिस से, स्टैंडर्ड हाँ जो भी था, मैं आया ही था, ठीक है ना। जैसे अब तुम लोग आईफोन दिखा रहे हो, उसमें लोग ब्लैकबेरी दिखा रहे थे। अब नाउ कम टू द पॉइंट, लगता था अच्छा लगता था, 4 महीने बाद सबको भूत उतर जाता था, क्योंकि दिन रात मैसेज आ रहे हैं, दिन रात आपको क्या करना है, रिवर्ट करना है, रिप्लाई करना है, क्या हुआ नहीं हुआ, कहाँ पहुंचे, कितने फ्लाइट थे, हाँ बोला, क्या मीटिंग हुई नहीं मीटिंग हुई, एवरी टाइम तो फंस गए हम ब्लैकबेरी लेकर के। अब तो घर पे चैन से नहीं रहते, लगता है हमेशा ऑफिस में ही रहते हैं। समझ में आया सब? तो क्या तुम हैप्पीनेस की बात करो, मैंने उसका एग्जाम्पल दिया, ठीक है, वो हैप्पीनेस नहीं होता है, राइट, वो सर दर्द होता है। क्लियर? समझ में आया सर दर्द कैसे होता है? क्योंकि आप हमेशा काम कर रहे हैं, पहले तो आप 9 to 6 ही करते थे या 9 to 8 ही करते थे जब तक आप ऑफिस में रहते थे, अब आप 24 घंटा ऑफिस में ही हो, क्योंकि कोई आपका जान ही नहीं छोड़ रहा है। क्लियर? नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, द सेकंड फैक्टर जो है, इसीलिए इसको 2 फैक्टर है। पहला फैक्टर जो जरूरी है, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, जिसको हम इस तीनों नाम से जानते हैं। अब सेकंड फैक्टर का नाम बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं सेटिस्फायर या फिर मोटिवेटर। यानी जो सेकंड फैक्टर है वो क्या है? सेकंड को बोलते हैं हम लोग मोटिवेटर या फिर सेटिस्फायर। इसके लिए एक चीज याद रखो कि अगर ये नहीं होगा तो काम नहीं होगा, अगर ये होगा तो आप डिससेटिस्फाई नहीं होंगे, राइट। अब इसके आगे का लाइन जो बोलना चाहते वो यहाँ आएगा। अब आप सेटिस्फाई होने के लिए क्या चाहिए? तो दीज आर द फैक्टर्स जो आपको मोटिवेटेड होने के लिए चाहिए, सेटिस्फाई होने के लिए चाहिए, ठीक है। ये सब आपको बैलेंस करता है, मेंटेन करता है, और ये आपको खुश रखता है, ठीक है। ये आपको मोटिवेटेड रखता है। क्या हुआ रविराज? हाँ, सरदर्द। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जॉब सेटिस्फैक्शन है, रिकॉग्निशन है, अचीवमेंट है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, एडवांसमेंट है। अब बोलो इसमें तो कहीं कोई पैसा नहीं मिल रहा बढ़ा करके, तब क्यों हम ज्यादा हैप्पी रहेंगे? इसलिए क्योंकि आपको जब कोई भी आपका बॉस ऊंचा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम देता है तो आपको और कुछ एहसास हो ना हो, आपको ये फील जरूर होता है कि इतने लोगों में सर ने मुझे को काबिल समझा, बाकी तो ऐसे ही है। दैट्स व्हाई पीपल हैव गिवन यू हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। मैं यहाँ पे सबको कोई काम असाइन कर दूंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो भी बाहर घूम रहे हैं, अगर उनको कोई काम दिया रहता तो पता चलता वो पुर्जा लेकर के बाहर घूम रहे हैं, राइट, बाहर ही घूम रहे हो। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते कि मुझे ये देना है, तो ऑब्वियसली आप उसी को कोई काम असाइन करते हो ना जो कर देगा, जिसपे आपको भरोसा है या जिसकी काबिलियत पे आपको कोई शक नहीं है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हेन organization give you responsible task, they check you that you are able or you are not able to perform such challenging task। अगर आप कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए नेक्स्ट ईयर आपके लिए बहुत इजी होने वाला है, आपको ग्रोथ अच्छा मिलने वाला है, आपको प्रमोशन मिलना है, आपको अच्छा डिजिग्नेशन मिलने वाला है, इंसेंटिव्स बढ़ने वाली हैं, जो भी दाएं बाएं की सैलरी होती है, मतलब बेसिक और डीए को छोड़ दो, ग्रोथ अगर होगा सैलरी बढ़ेगी तो बेसिक भी बढ़ेगा, लेकिन अगर वो छोड़ भी दो तो भी आपका कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट जरूर होगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब असाइन किया गया, और बहुत सारे लोग होते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद करते हैं, ठीक है ना, जिनको रूटीन काइंड ऑफ वर्क पसंद नहीं होता, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अगर आप, या फॉर एग्जाम्पल नहीं पता, हाँ सीआर ये बोल रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद करते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पसंद नहीं होती है, लेकिन कुछ बच्चे या कुछ लोग एक्स्ट्रा टास्क करना भी उनको अच्छा लगता है, उनको अच्छा लगता है नया नया। रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हो, तुम कह सकते हो डेडिकेशन के साथ काम करना। तो अगर आपको न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन किए जाते हैं तो ये आपके लिए क्या है, सेटिस्फैक्शन का रीजन होता है, ठीक है ना। आप अपने जॉब से सेटिस्फैक्शन डिराइव करते हो, ठीक है ना। पैसा तो आपको मिल रहा है लेकिन वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि पैसा कितना भी मिलेगा कुछ दिन बाद आपको पता वो कम पड़ने वाला है, राइट। कुछ दिनों के बाद वो बाय डिफॉल्ट, ये पैसे के साथ गुण है कि वो कम ही हो जाता है, कभी बढ़ता नहीं है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपको असाइन किया गया, चैलेंजिंग टास्क दिया गया, तो आपको अच्छा लगता है वो काम कंप्लीट करके, फिनिश करके, कि मैंने कुछ अकम्प्लिश किया, कोई एक ऐसा अचीवमेंट मेरे हिस्से में आया। क्लियर? नेक्स्ट है जॉब सेटिस्फैक्शन, यानी कि आप काम तो अच्छा खासा कर सकते हैं, आपकी जो एलिजिबिलिटी है, आपका जो क्वालिफिकेशन है, या फिर आपकी जो क्षमता है वो बहुत दिमाग वाला है, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं आप, लेकिन आपको काम दिया जा रहा है पीयून का, ठीक है ना, क्लर्क का, तो ये डीमोटिवेटिंग है या मोटिवेटिंग है? डीमोटिवेटिंग है ना। तो जॉब सेटिस्फैक्शन यानी वैसा काम तुम करो जिसको करके तुमको मन लग रहा है,
समझ में आया? वहां से तुमने जॉब, और ये होता है तुम्हारा रियल मोटिवेटर, इससे तुम सच में काम करने में तुमको मजा आता है। मैंने एग्जांपल भी दिया कि आप में कैपेबिलिटी बहुत कुछ करने की है, लेकिन आपसे काम लिया जा रहा है सिंपल क्लेरिकल, ठीक है ना, पेपर वर्क करने का काम, तो तुमको कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। हमेशा तुम अपने ऊपर कूदते रहोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये क्यों कर रहा हूँ, करेक्ट। तो समझ में आया जॉब सेटिस्फैक्शन, जब आपको आपके काम से सेटिस्फैक्शन मिले। नहीं बिल्कुल नहीं, अब बाहर जाइए, बंद कर दो। जॉब सेटिस्फैक्शन इसको बोलेंगे, राइट। तीसरा है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मतलब रिकॉग्निशन मतलब आपके काम को रिकॉग्नाइज करना। मैंने बहुत मेहनत से कोई काम किया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए उसके बारे में, लेकिन मुझे पब्लिकली, ग्रुप में या फिर पर्सनली भी बुला करके अप्रिशिएट किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया कि तुमने इतना कंट्रीब्यूट किया, ठीक है, इस टास्क में तुम्हारा, इस काम को, इस इवेंट को खत्म करने में तुम्हारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। ये जब रिकॉग्नाइज किया जाता है आपके एफर्ट को, आपके एनर्जी को, तो फिर अच्छा लगता है, ठीक है ना। ये सब सही में अच्छा लगता है। तुम्हें लगता होगा कि सिर्फ पैसा अच्छा लगता है, लेकिन लिटरली यही सब चीजें हैं जो ज्यादा अच्छा लगता है, जो ज्यादा समय तक आपके साथ टिकता है, राइट नाउ। लेकिन सैलरी नहीं देंगे तो तुम काम नहीं कर पाओगे। अगेन मैं बोल रही हूँ, पहले रहता है कि सैलरी मिल जाए तो अच्छा रहेगा, मैंडेटरी है वो मैंडेटरी है। इसीलिए मैंने कहा कि ये तो कहीं पे भी होना ही चाहिए, इसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन आपको खुशी मिलेगा इन सब चीजों से, ठीक है ना, आपको मोटिवेशन मिलेगा इन सब चीजों से, आपको सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि मिलेगा इन सब चीजों से। चलते हैं फिर उस पॉइंट पे भी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज यानी आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहां पे आपके आगे बढ़ने का भी अपॉर्चुनिटी है, या फिर बिल्कुल से रुक गया है रास्ता, इसके बाद तुम 10 साल तक इसी जगह टिके रहो। मैं आपको एक पर्सनल, यहीं पे एक टीचर रहा करते थे, वो बताते थे, वो कॉलगेट में काम करते थे, उनको हर बार उनको ग्रोथ मिलता था सैलरी में उनको 30% 40% का ग्रोथ हर साल मिलता था। वो बहुत स्टार परफॉर्मर थे अपने कंपनी के, लेकिन जब प्रमोशन की बात आती थी तो उनके जूनियर्स को मिल जाता था, उनको नहीं मिलता था। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, चौथे साल उन्होंने एचआर को मिल दिया कि मेरे साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है, जब मुझे स्टार परफॉर्मर का अवार्ड मिलता हर बार मेरी सैलरी में 30-35% का हाइक मिलता, लेकिन मेरा पोजीशन क्यों नहीं बढ़ रहा है, मैं 4 साल से एक ही जगह पे हूँ, ठीक है। उसके बाद बहुत कुछ हुआ, और ना कॉर्पोरेट मूवी देखी है किसी ने? कॉर्पोरेट एक मूवी आई थी ना पहले, बिपाशा बसु की, देख लेना, ठीक है ना। मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिक्स होते हैं, ठीक है ना। तुमने देखा ना, बस हो गया। अगर किसी ने नहीं देखा, चाहते तो आप देख सकते हैं, राइट। मैं आपको ये बोल रही हूँ कि बहुत पॉलिटिक्स होता है, एंड वो उस पॉलिटिक्स में ऐसे हुए कि उनको वहां के एचआर ने कहा कि या तो आप रिजाइन कर दीजिए या हम आपको टर्मिनेट कर देंगे। उनको ये भी नहीं मालूम था, क्योंकि वो हमारी तरह एचआर बैकग्राउंड से नहीं थे, पर मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, कि जब भी कंपनी में मान लो कोई बग जगह, कोशिश करो शांति से निकल जाने का, रिजाइन करके, ठीक है। मान लो अगर कभी ऐसा होता है कि आपको नहीं मन लगा, आपके साथ बहुत ज्यादा पार्शियलिटी हो रही है, आप क्या करोगे? पैसा बहुत मिलने के बाद भी आपको तकलीफ बहुत होगा, ठीक है ना, स्ट्रेस में आप रहोगे, क्योंकि आप बहुत कुछ कर रहे हो और आपको ये रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, राइट, जो आप, जिसके आप भागीदार हो, राइट। तो आप क्या कर सकते हो? आप लड़ो झगड़ो मत, टर्मिनेशन वाला कभी भी वो मत नौबत लाओ, सिंपल है, रिजाइन करके दूसरी जगह काम कर सकते हो। क्योंकि वहां उन्होंने पूछा इस दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं रिजाइन करूं और आप मुझे निकालिए, इसमें क्या अंतर है? तो बोले कि अगर तुम रिजाइन करोगे तो तुम दूसरी जगह काम करने के लायक रहोगे, अगर हम टर्मिनेट कर देंगे तो जिंदगी भर कोई अच्छा काम नहीं कर पाओगे। उन्होंने कहा टर्मिनेट करो, ठीक है, टर्मिनेट कर रही है, क्योंकि उनको लगता था कि मैं तो इतना अच्छा काम करता हूँ, मैं कहीं भी चला जाऊंगा। लेकिन तुम विश्वास नहीं करोगे कि उस टर्मिनेशन लेटर का उन्होंने खुद चूज किया, उनको नहीं मालूम था कि इसका साइड इफेक्ट कितना बड़ा होगा। उस टर्मिनेशन लेटर के बाद उनको बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में उनका जॉब लगा, लेकिन फाइनल जब एचआर राउंड होता है ना, इवन एक बार तो उनका रिलायंस में जॉब लगा, और जब उनका ट्रेनिंग चल रहा था तब उनको बुला करके बोला गया कि अब आप बैग करके वापस चले जाइए। क्यों? क्योंकि आपका रेफरेंस चेक हुआ होगा कॉलगेट में और पता चला होगा कि इस एम्प्लॉय को तो टर्मिनेट किया गया है, निकाला गया। अब निकाला उसी को जाता है जो परफॉर्मेंस नहीं होता या जो जिसके साथ कोई इनडिसिप्लिनरी इश्यूज हो जाते हैं। समझ में आया? कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई हो जाता है या टर्मिनेट करेंगे तो उसको तो देना पड़ेगा अलाउंस, सब अलाउंस दे करके वो आपको विदा करेगा, लेकिन आप फिर कहीं काम करने लायक नहीं होगा।
मैं यही बता रही हूँ। वो तुम्हें सब कुछ दे करके नहीं, जब आप रिजाइन करोगे तब वो तुमको सब देगा, जब टर्मिनेट करेगा तो इट्स अ पनिशमेंट, तो आपको कुछ देगा भी नहीं, आपके सारे हक भी नहीं उसके लिए एक देगा। रीजन भी तो होना चाहिए। क्या Termination। टर्मिनेशन के लिए रीजन बना देगा। अभी उसे लाइफ में यूज करता है, अपने सीनियर के साथ हाथापाई कि आपने सीनियर को गलत। एक्सपीरियंस उसको भी होएगा टर्मिनेशन में, फ्रेशर्स में। मैं बोल रही हूँ 4 साल उन्होंने काम किया। मैंने अभी जो आपको कहानी बताया उसमें बोला ना कि 4 साल तक उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता रहा, तब जाकर तो उन्होंने ये सवाल उठाया और तब जाकर के धीरे धीरे वो उसी पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गए एंड देन टर्मिनेट कर दिए गए। और उसके बाद मैंने कहा कि उसके बाद उसी बड़े बड़े कंपनी में उनकी जॉब लगी, लेकिन रेफरेंस चेक के बाद उनको मना कर दिया जाता था। लेकिन उन्होंने आज तक झूठ नहीं बोला, ये झूठ कहीं नहीं बोला कि मैंने वहां से छोड़ा है या मुझे टर्मिनेट नहीं किया गया। वो एक काम ये भी कर सकते कि अपने सीवी में से कॉलगेट को निकाल दे, लेकिन तब भी वो रखते हैं क्योंकि बोलते हैं मेरे तो सीवी का शान ही कॉलगेट है, ठीक है ना, मैं यहीं पे तो सबसे अच्छा काम किया हूँ, यहाँ से कैसे निकाल दूं इसको अपने सीवी से। खैर व्हाटएवर, समझ में आया ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कितना इंपॉर्टेंट है। सैलरी ग्रोथ तो मिल रहा था, लेकिन ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बंद कर दिए गए उनके लिए। आप 10 साल भी काम करोगे तो आप यही रहोगे एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना, हम आपको मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग हेड, एरिया हेड नहीं बनाएंगे। यही संदेश था ना, सिंपल, राइट। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अब पैसा मिल रहा है जो तुम लोगों को लगता है मिलना चाहिए, नहीं। मैं ऑफिस में था। जाओ, तुम ऑफिस में थे, कहाँ पे? लेफ्ट हैंड ऑफिस में। ठीक है, समझ में आया? ये समझ में आया? अब ये पता है कि ये सब चीज क्यों इंपॉर्टेंट है। एडवांसमेंट, अगेन एडवांसमेंट इज द सेम थिंग कि आपको ये तो अपॉर्चुनिटीज है, यानी एवेन्यू है, रास्ता है। अगर तुम अच्छा करोगे तो रास्ते पे तुम आगे बढ़ करके आगे पहुंच सकते हो। एडवांसमेंट मतलब आपको मिल भी रहा है, सैलरी का एडवांसमेंट मिल रहा है, काम का एडवांसमेंट मिल रहा है, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज काम दिए गए हैं एंड प्रमोशन आपको दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें जो है, ये चीजें क्या है, इनका नाम है मोटिवेटर या सेटिस्फाइड। ये इन चीजों के लिए आदमी काम करता है। समझ में आया? समझ में आया? अच्छा, अब फिर से मैं एक बार क्लियर कर दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट। मैंने कहा दीज आर तो बेसिक, जैसे मास्लो थ्योरी में बेसिक था खाना पीना, ठीक है, हम जीते नहीं है खाने पीने के लिए, हम लोगों में से बहुत से उसके लिए भी जीते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग का जो जन्म हुआ है, हम लोग जो आए हैं खाने पीने के लिए तो नहीं आए ना, कुछ पर्पस से आए होंगे या आना चाहिए, ठीक है, लाइफ में कुछ पर्पस तो होता है, राइट? क्या? यस मैम। हाँ, तो उस वो पर्पस जो है आपका बेसिक है। लेकिन खाना पीना भी बहुत महत्वपूर्ण। अब तभी तो मैंने मास्लो थ्योरी में बहुत महत्वपूर्ण बोला कि खाना पीना बहुत महत्वपूर्ण है। तभी मैंने वो बोला, मैंने पहली सीढ़ी पर, मैंने क्या, मास्लो ने पहली सीढ़ी पर रखा था कि आपके जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है वो सेटिस्फाई होने चाहिए, सबसे जरूरी है वो। अब इसी तरह ये जो है ना, ये तुम्हारे, तुम समझ लो बेसिक नीड्स है, राइट। ये नहीं रहेंगे तो इसका भी कोई मतलब नहीं। समझ में आया? इसीलिए ये तो कंपलसरी है, इसके बिना काम नहीं चला सकते, इसके बिना काम चला सकते हैं, लेकिन इसके बिना मोटिवेशन नहीं ला सकते, और ये नहीं रहा तो आप डिसैटिस्फाई हो जाएंगे। क्लियर हुआ? एक्सप्लेन करने बोले तो कर सकते हो, ये नहीं रहेगा तो काम नहीं चलेगा, ये नहीं रहेगा तो आप डिसैटिस्फाइड हो जाइएगा, राइट। ये रहेगा तो आप सेटिस्फाइड हो जाइएगा, ठीक है। इसके होने से आपके सेटिस्फैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये है कि आपको ये डिससेटिस्फाइड नहीं होने देगा, यानी ये बैलेंस बना के रखेगा और ये आपको ऊपर ले जाएगा, मोटिवेटेड रखेगा। क्लियर हुआ? 2 फैक्टर थियरी इतना ही है, राइट? समझ में आया? एक मिनट, वेटिंग रूम में सब बाहर वाले बच्चे वेटिंग रूम में आ गए क्या? ये सारे बाहर वाले बच्चे हैं क्या? ओके, अब मैं अगर दोनों फैक्टर्स के बारे में पूछूं तो बता सकते हैं आप लोग? ठीक है, एक बार आप इसको खुद से रीड करिएगा। आपके पास नोट्स है या नहीं है? नहीं है तो एक 2 दिन इंतजार करना पड़ेगा। मैंने कहा ना, मैं व्हाट्सएप ही नहीं खोल पा रही हूँ, ना इस पे खोल पा रही हूँ, ना उस पे खोल पा रही हूँ। मेल कर दूं? 1-2 दिन मैं भेज देती हूँ, या मैं कोशिश करती हूँ अभी ही भेज दूं किसी को। पेन ड्राइव है किसी के पास? पेन ड्राइव में अभी ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तुम अपने ग्रुप में भेज देना। है क्या किसी के पास?
आकांक्षा मैम यहाँ नहीं रहती है, मेरे ऑल्टरनेट में रहती है, छोड़ो अभी यहाँ आते हैं, राइट। ठीक है मैम, 2 दिन आकांक्षा wait कर मैम के लेंगे। पेन ड्राइव से क्या फायदा होगा, आपके पास रहेगा तब तो मैं आपको दे दूंगी। 2 दिन मैम मेल से हो सबसे चल जाए हम 2 दिन में। हाँ 2 दिन में क्या बिगड़ जाएगा आपका क्लास? मैं दे दूंगी। अभी देखो, अब Right. ये तो हो गया, अब तीसरा थियरी है बिहेवियरल एस्पेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, याद है ना। उसमें पहले मास्लो पढ़ा, जिन्होंने ह्यूमन नीड्स को मोटिवेशन का कारण बताया कि अगर आपके लाइफ में आवश्यकता है तभी आप उसको पूरा करने के लिए काम करते हो। अब ये किस चीज की आवश्यकता है, दैट डिपेंड्स, जो पिरामिड में आपको दिखाया गया। नेक्स्ट था क्या, हर्जबर्स 2 फैक्टर थियरी, जो बोलते हैं कि सर्टेन थिंग्स व्हिच इज मैंडेटरी, जिनके नहीं रहने से आप काम नहीं कर पाइएगा, आप डिससेटिस्फाइड हो जाइएगा। लेकिन कुछ चीजें हैं जिनके होने से भी, मोबाइल है, मैं कितनी बार बोलती हूँ कि मोबाइल मत रखा करो हाथ में, ठीक है। दूसरा मैं बोल रही थी कि दूसरा जो फैक्टर है वो क्या है, दूसरा है मोटिवेटर, जिसके होने से आप मोटिवेटेड फील करते हैं, सेटिस्फाइड फील करते हैं, आपको अच्छा लगता है वहां पे काम करना। आप काम ही करते हो ग्रोथ के लिए, राइट। ग्रोथ रहेगा, आप क्लर्क से ज्वाइन करिए, क्लर्क से रिटायर करिए, कोई चार्म नहीं है आपके काम में। आपने क्लर्क से ज्वाइन किया, इवन उससे भी नीचे के स्टाफ जमा किया, ज्वाइन किया, और आप रिटायर हो रहे हो एकदम कंट्री हेड के रूप में, ठीक है, चेयरमैन के रूप में, किसी एमडी के रूप में, तो आपको अच्छा लगेगा, राइट। समझ में आया? ओके, तो ये होता है ग्रोथ ऑप्शन, वो रियल रीजन ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है। अब आते हैं मैग्रीगर्स पार्टिसिपेशन थियोरी, ठीक है, इसका नाम क्या है, मैग्रीगर्स पार्टिसिपेशन थियोरी। इसमें ये अगेन ही इज आल्सो कंटेम्पररी MIT मतलब होने वाला MIT नहीं, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, वहां पे ये प्रोफेसर थे, और यहाँ पर इन्होंने उसी को, ठीक है ना, उसी अमेरिका, राइट। अब मैं वापस मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, ठीक है। नाउ अब आए यहाँ पे, ये डगलस मैग्रीगर ने ये थियोरी दिया था, ये भी मोटिवेशन थियोरी है, ये भी बिहेवियरल थियोरी है। इसमें इस बिहेवियरल थियोरी का क्या एस्पेक्ट है, 2 फैक्टर, इन्होंने 2 फैक्टर दिया, इन्होंने 2 टर्म दिए, थियोरी X एंड थियोरी Y। कई बार आपके जो सीनियर है इन्होंने मिस्टेक किया था, 2 फैक्टर थियोरी अगर बोलते हैं हु प्रोपाउंडेड 2 फैक्टर थियोरी, तो उन्होंने मैग्रीगर लिख दिया था, क्योंकि इसमें 2 थियोरीज उन्होंने दिया था, थियोरी X एंड थियोरी Y, इससे कंफ्यूज हो गए। जबकि 2 फैक्टर थियोरी क्या है, तुम लोग कंफ्यूज नहीं होगे, राइट। मैं पहले बता दूं, तो 2 फैक्टर थियोरी हर्जबर्स क्या है, वो है मोटिवेटर एंड डिससैटिस्फाइड, राइट। यहाँ आते हैं, अब इन्होंने कहा कि जो ये मोटिवेशन होते हैं, एक्चुअली पार्टिसिपेशन नाम इसलिए इन्होंने दिया कि एक्चुअली 2 तरह के इंसान हैं दुनिया में, ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशन में। एक होते हैं थियोरी X टाइप और एक होते हैं थियोरी Y टाइप, ठीक है ना। थियोरी X, थियोरी Y, थियोरी Z भी है जो आर्म्स ने दिया था, लेकिन वो हमें नहीं पढ़ना, ठीक है। थियोरी X टाइप एंड थियोरी Y टाइप। अब थियोरी X को इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया, थियोरी X टाइप के जो पीपल होते हैं वो क्या होते हैं, वो इनके हिसाब से इन्होंने जो एक्सप्लेन किया था, थियोरी X में वो सारे लोग आ जाते हैं जो इनहेरेंटली लेजी होते हैं, जो काम को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेना पसंद करते हैं, जो फॉलो करना पसंद करते हैं, लीड करना पसंद नहीं करते। तो लीड करना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, अगर सक्सेस हुआ तो क्रेडिट गोज टू यू, अगर फेल हो गया तो सारी लायबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है। तो कुछ लोग बच के रहना चाहते हैं, काम भी चले नाम भी ना आए, ठीक है ना। हाँ बोलो हम लोग, तब तुम समझ लेना तुम किस टाइप में हो, थियोरी X और थियोरी Y। थियोरी X बोलता है कि थियोरी X आप इनहेरेंटली लेजी मतलब जो आदमी होता है, ठीक है ना, वो जनजाति थोड़ा टाल मटोल करने वाला होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का इच्छा नहीं रहता उसका, और वो काम को अवॉइड करता है। कहीं कोई देखे कि आकर के कि इस रूम में कौन है जिसको मैं ये काम असाइन कर सकता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि वो कहीं छिप गया, ठीक है ना, दाएं बाएं कहीं देख रहा है, आपकी तरफ नहीं देख रहा है, राइट। मैं जब क्वेश्चन पूछती हूँ तो लोग इधर उधर देखते हैं, क्योंकि पता है कि अगर डायरेक्टली आई कांटेक्ट हो गया तो मैम मेरे से पूछ लेगी, और उनको ये नहीं पता जितना दाएं बाएं देखोगे उतना तुम ही से पूछूंगी, ठीक है ना, क्योंकि जो आई कांटेक्ट करे उनको थोड़ा तो हिम्मत होगा, वो गलत ही सही बोलेंगे तो जरूर, राइट। तो जो दाएं बाएं देख रहे हो वो मतलब बिल्कुल भी अवॉइड कर रहे हैं, तो उन्हीं से पूछूंगी। थियोरी X फॉल्स मतलब इंक्लूड सच टाइप ऑफ पीपल, राइट। अब थियोरी Y क्या है,
थियरी वाई क्या है? थियरी वाई बोले सारे लोग ऐसे ही नहीं होते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग मैंने कहा है। एक तरह का लोग जो फॉलो करना पसंद है, जो रूटीन वर्क को बहुत अच्छे से कर सकता है, जो लीडर नहीं बनना चाहता है, जो चाहता है कि उसको आप रास्ता दिखा दीजिए, आप वही काम वो आपको करके दे देगा। नॉर्मली काम नहीं दीजिए तो ज्यादा अच्छी बात है। सुबह जाए, शाम को घर आ जाए, महीने के लास्ट में मेरे अकाउंट में सैलरी आ जाए, इतना ही मुझे काम पसंद है। ठीक है ना, मुझे ज्यादा कुछ अचीव नहीं करना, डेली काम पसंद है। राइट, ये थियरी एक्स टाइप ऑफ पीपल। ठीक है, थियरी वाई टाइप ऑफ पीपल में उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको यही नहीं पसंद है। यही नहीं पसंद है मतलब एक जैसा काम करते रहो, हमेशा ऑर्डर मानते रहो, अपना दिमाग मत लगाओ, ठीक है, टाल मटोल करते रहो। उनको तो लगता है कि हमको और अच्छा काम दो, हमको और चैलेंजिंग काम दो। हमको क्यों नहीं बोला, इसको क्यों बोला, क्या मैं इस लायक नहीं था? समझ में आ रहा है? तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद करते हैं। उनकी इच्छा होती है कि मैं अच्छे काम करूं, चैलेंजिंग जॉब मुझे दिया जाए, ठीक है, मैं कुछ नया एक्सप्लोर करूं। बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ जो बहुत अच्छी अच्छी नौकरी सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो बोर हो गए हैं उस वर्क प्रोफाइल से। ठीक है, अब कैन यू इमेजिन, अब पता नहीं मैं भी वैसी नहीं हूँ, ठीक है ना, कैन यू इमेजिन कि कोई बच्चा है जिसको गूगल में नौकरी मिल गया, लेकिन 3 साल वही काम करने के बाद वो बोला कि मेरा जॉब चेंज कर दीजिए, मुझे मन नहीं लगा ये काम करने में, और जॉब चूंकि जॉब प्रोफाइल को दूसरा खाली नहीं, चेंज नहीं किया गया तो रिजाइन। इतना सिंपल कर सकते हैं हम लोग, नॉर्मली नहीं करते। बट वाई क्राइटेरिया के जो लोग होते हैं वो थोड़ी सनकी होते हैं। वो सनकी नहीं होंगे तो काम नहीं होगा, दुनिया बदलेगा भी नहीं, क्योंकि दुनिया जब भी बदलता है थोड़ा सनकी आदमी से ही बदलता है, ये तो आप मानते होंगे। बिल्कुल, जो थोड़ा क्रिएटिविटी करना चाहता है, जो कुछ नया तरह का करना चाहता है, ये सब चीज तो ऑलरेडी है, जो नहीं है वो करो, राइट। तो उस तरह के लोग थोड़े से होते हैं, राइट। इसीलिए आप देखते होंगे जो बहुत जीनियस होते हैं वो थोड़ा सबके समझ के बाहर होते हैं। सब समझ ही नहीं पाता ये क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, इसने ऐसा क्यों किया। समझ में आया? अभी समझ में आया? नहीं, इसको उन्होंने दो तरह का बोला, थियरी एक्स पार्टिसिपेशन पे डिपेंड, ये कैसा पार्टिसिपेशन इनका होगा और इनका कैसा पार्टिसिपेशन होगा, समझ में आ रहा? तो इन्होंने इस तरीके से देखो लिखा हुआ है, Gregor identified an approach of creating an environment within which employees are motivated by authoritative direction and control और integration self control। यानी जो एक्स तरह के लोग होते हैं उनको आपको कंट्रोल करना पड़ता है, क्लास एक्सक्यूज मी, जो एक्स तरह के लोग होते हैं उनको आपको कंट्रोल करना पड़ता है, बदमाशी मत करो, ठीक है ना, शांति से बैठो, ध्यान दो, राइट, बाहर निकाल देंगे। लेकिन जो वाई तरह के लोग होते हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, वो खुद ध्यान से बैठते हैं, ताकि कुछ बोला जा रहा हो सकता है, इतना सब कुछ बोल रहे सोने में सब मेरे काम का नहीं भी हो सकता, लेकिन कुछ तो सुन लेंगे तो कुछ तो काम आ जाएगा, राइट। जब मैं खुद से पढ़ूंगा, मैं खुद तेज हूँ, खुद इंटेलिजेंट हूँ, खुद से पढ़ूंगा तो मुझे शायद समझने में आसानी हो जाएगी। ये थियरी वाई होते हैं जिनको कंट्रोल नहीं करना पड़ता है, राइट। जब कंट्रोल नहीं करना पड़ता है तो क्या होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन। पिताजी कभी बोलते ही नहीं पढ़ो या नहीं पढ़ो, तुम्हारा टेक है, तुमको करना है, ठीक है ना, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो खेलो। अब नाउ यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ कि कितना खेलना है, कितना पढ़ना है। नहीं तो ऐसे बच्चे को गार्जियन भी फ्रीडम नहीं देते जिन पे उनको डाउट होता है, राइट। गार्जियन भी उनके पीछे पीछे घूमते रहते कि ये कर रहा है, नहीं कर रहा, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, खेल रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन जिन पे उनको पता होता है वो खुद कर लेगा, उसको तो बोलते तुम चले जाओ थोड़ा सा धूप लगा के बाहर से आकर, होता है ना, तुम कभी निकलते ही नहीं घर से बाहर। तो दोनों के लिए अलग अलग अप्रोच है, यही बोल रहे कि थियरी एक्स एंड थियरी वाई टू डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल को डिफाइन करता है। और जो थियरी एक्स काइंड के होते हैं उनको ज्यादा कंट्रोल करना पड़ता है, ज्यादा सुपरवाइज करना पड़ता है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा नियम कानून अथॉरिटेटिव, मतलब उनको एकदम कंट्रोल में आपको रखना पड़ेगा, तो कभी भी दिन काट के चले जाएंगे, राइट। लेकिन थियरी वाई को आपको फ्रीडम देना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक तरह का पॉलिसी होता है, हाँ, लेकिन जो वहां पे भीड़ है वो दोनों का मिक्सचर है, थियरी एक्स भी है, थियरी वाई भी। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कि कहाँ हमको ज्यादा स्ट्रिक्टली बिहेव करना है और कहाँ हमको फ्रीडम या फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करना है। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बहुत पहले बोला था कि अगर साइंटिस्ट को तुम बोलो कि हमारे बंदूक के नोक पे तुम दवाई बना दो या कोई भी इन्वेंशन कर, तो वो नहीं कर पाएगा। उसको क्या चाहिए, शांति चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, तभी वो काम करेगा। शायद तुम बंदूक के नोक पे कराओ तो जिंदगी बना करे, क्योंकि उसका दिमाग ही नहीं चलेगा, उसका दिमाग ही उधर रहेगा, राइट। लेकिन तो ये समझ में आया कि ऐसे लोग जो खुद सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, जो ऐसे लोग जो खुद बहुत कुछ करना चाहते हैं, उनको क्या चाहिए, उनको ऑटोनॉमी चाहिए,
ठीक है, उनको फ्रीडम चाहिए, उनको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, उनको बांधोगे तो वो काम कम करेंगे, ठीक है। थियरी एक्स का अभी बाहर रहो, बिल्कुल बैग भी लेने नहीं आओ, बाहर जाओ, ठीक है, अभी बाहर जाओ। रोल नंबर 73 आई हूँ, बाहर जाओ। 73 है ना, 73 74 नहीं 74 तुम्हारा है, ये सोच रहा होगा थोड़ा सा मैम इधर उधर होगी बस में, नहीं 73 याद है मुझे। ओके, तो समझ में आया, यस थियरी एक्स थियरी वाई समझ में आया। अब इसका एक ड्रॉबैक है, बस मैं वो समझा के अटेंडेंस कर लेंगे आप लोग, थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, क्योंकि आपको ऐसे भी 2 क्लास करना है, ठीक है ना। थियरी एक्स एंड थियरी वाई में इन्होंने एक ये बोल दिया था कि जो नॉर्मली जो क्लेरिकल ग्रेड के काम होते हैं, जो लोअर ग्रेड के काम होते हैं, वो थियरी एक्स टाइप ऑफ पीपल करते हैं, और जो हायर मैनेजरियल या जहां बहुत डिसीजन मेकिंग लेना होता है टॉप मैनेजमेंट के रैंक पे, थियरी वाई टाइप के पीपल आते हैं। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, ये इसका क्रिटिसाइज किया गया, इसके क्रिटिक्स ने ये पॉइंट को गलत साबित किया, बोला ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि जितने भी टॉप लेवल मैनेजमेंट वो बहुत मेहनती होते हैं, बहुत अलग तरह का काम करना चाहते हैं, बहुत जीनियस होते हैं। कई बार जो टॉप पे होते हैं वो भी आलसी होते हैं, कई बार वो भी टाल मटोल करते हैं। तो ये जो आपने कहा है, जो आपने ये जनरलाइज कर दिया कि जितने भी लोअर, माइंड में आते रहते हैं कुछ ना कुछ। मेरी बात तो पहले कंप्लीट सुन लो, जितने भी लोअर ग्रेड के लोग हैं वही सिर्फ आलसी होते, तो बहुत सारे ऐसे लोअर ग्रेड के लोग हैं जो बहुत मेहनती होते हैं, ठीक है ना, जो बहुत मेहनत करते हैं परिवर्तन लाने के लिए। तो आप ये बोलेंगे कि ये मेहनती लोग नहीं होते हैं, ये क्रिएटिव लोग नहीं होते, वो नहीं होता। तुम्हारे सामने रोज ही एग्जाम्पल होते हैं। आज तो तुम देख लो, अभी तो तुम्हारा फेसबुक भरा हुआ है IAS स्टोरीज से, कितने छोटे छोटे, कितने कम इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, उन लोगों ने कितना नाम रोशन किया है ना, क्योंकि उनके पास बहुत रिसोर्सेज नहीं थे तब भी। थियरी एक्स था क्या वो? नहीं ना, वो थियरी वाई काइंड ऑफ पीपल थे तभी तो ऐसे कैसे आप जनरलाइज कर सकते हैं कि जो लोअर ग्रेड पे होते हैं वो थियरी वाई के पीपल नहीं हो सकते हैं? नहीं कर सकते ना, जनरलाइज नहीं कर सकते, मतलब एक जनरल रिमार्क आप नहीं दे सकते, मिक्सचर है दोनों ही जगह। कई बार लोग ऊंचे ओहदे पे चले जाते हैं लेकिन आलसी, ठीक है, काम करना पसंद नहीं करते, अवॉइड करते, तभी तो पॉलिसीज आपकी बनती रहती है, कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, राइट। तो दोनों जगह कॉम्बिनेशन है, इस जनरलाइजेशन को का क्रिटिसाइज किया जाता है। अगर आपको ड्रॉबैक बताना हो इसका, तो आप बता सकते हैं कि इन्होंने एक गलती की थी कि इन्होंने जनरलाइज कर दिया था कि थियरी एक्स वाले लोअर ग्रेड के होते हैं और थियरी वाई वाले हायर ग्रेड के होते हैं, दोनों ही जगह दोनों ही तरह के लोग मौजूद है, ठीक है। जो नीचे भी लेवल पे है लेकिन वो भी मेहनती होते हैं, वो भी काम करने में पसंद करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जब उस टाइम ये जो डिफाइन किए हुए तो मैम उस टाइम ऐसा होता होगा? ऐसे नहीं, ये हमेशा से दुनिया ऐसा ही रहा, ठीक है ना, टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गए, लोग ऐसे ही रहे हैं, हमारे जमाने में भी लोग ऐसे ही है, तुम्हारे जमाने में भी ऐसे ही, पुराने जमाने में भी ऐसे ही। तो ऐसा होता नहीं है, इन्होंने ऐसा एक अपना कंक्लूजन ड्रॉ किया, जो कंक्लूजन का क्रिटिसाइज किया गया। समझ में आया? ठीक है, चलो अब अटेंडेंस ले लेते हैं। क्या हो गया? अच्छा, वो काउंट कर रहा है।